ओके। सभी साथियों को जिंदाबाद। मैं शिवा और आज हम जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय NAPM की तीसरी मुलाकात के लिए साथ आए हैं। ये बातचीत हम ग्राउंडेड वॉइसेस जमीनी आवाजें सीरीज के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो तमाम मुद्दे हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं उन पर हम बात करें और उन पर बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहे और जो लोग सीधे तौर पर अलग अलग मुद्दों से जुड़े हैं उनके थ्रू हम उन मुद्दों के बारे में जानें, उनको समझें। आज का जो हमारा विषय है वो आज के दिन से ही रिलेटेड है। आज वैलेंटाइंस डे है and people are writing about love, talking about love, expressing love in different ways today. But being in the place that we are, we cannot talk about love in isolation. With love come questions of choice, of rights, caste, religion, exclusion, and now state repression also. तो आज की जो हमारी बातचीत है वो इसी बारे में है कि एक हिंदू मेजॉरिटेरियन, एक फासीवादी दौर में प्यार के क्या मायने हैं। हमारे सामने उत्तर प्रदेश का प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस है, जिसको राइट विंग की दी हुई जो टर्मिनोलॉजी है लव जिहाद, उसको पॉपुलरली लव जिहाद जिसे हम समझते हैं, उसके क्या मायने हैं हमारे समाज में, हमारी जिंदगी को लेकर एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से इसको हम समझेंगे। हमारे साथ 4 साथी जुड़े हुए हैं आज की बातचीत के लिए। मैं उनका परिचय आपको देती हूँ। हमारे साथ अरुंधति जी हैं, अ फियर्स फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट फ्रॉम NAPM। आप नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट टू फूड कैंपेन वगैरह से जुड़ी रही हैं और उत्तर प्रदेश में विमेन यूथ ग्रुप्स के साथ, लाइवलीहुड ग्रुप्स के साथ लगातार काम करती रही हैं। We have Pragya with us. Pragya is associated with the Ishq Par Zor Nahi campaign. Pragya has been working with the rights of women and girl on the rights of their agency, and she uses the medium of writing to voice her strong opinions on these issues. हमारे साथ निशा है. Nisha is a theatre artist and an educator. Her work in theatre is deeply political, feminist, and her work with the youth is focused on rights education. As our fourth speaker, हमारे साथ Lara है. Lara Jesani is an active member of People's Union of Civil Liberties, PUCL, Maharashtra. She has been volunteering with different rights-based campaigns, and she herself is a child of an interfaith couple, so she might have some personal anecdotes also to share with us. इससे पहले कि हम बातचीत को फॉर्मली शुरू करें, हम एक एनेक्डोट, एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। हम एक यस चले हाँ क्या और मैं मैरिड, मेरी शादी हो चुकी है। मैंने लव मैरिज शादी की है और हमारा 3 साल से पहले रिलेशनशिप था। हम रिलेशनशिप के दौरान मेरी मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, तो उसके दौरान डेथ होने के बाद मेरा साथ कोई नहीं देता है। और मम्मी जब हॉस्पिटल में थी तो जितना खर्चा था मेरे हस्बैंड ने उठाया था। हस्बैंड जब उठा रहे थे तो उसके बाद भी ऑप्शन हुआ कि ये क्यों साथ देता है, क्या है। तब मम्मी ने बता दिया कि मेरा दम होने वाला दमाद है। तो मम्मी की उस दौरान डेथ हो गई थी। तो सब मतलब जो मेरे खानदान वाले थे वो उंगलियां उठाने लगे थे, नहीं अब तुम कहीं और देख लो, ये लड़का मुस्लिम है और तुम हिंदू हो, कैसे चलेगा, ये साथ नहीं देगा। 4 दिन की चांदी, फिर अंधेरी रात होने वाली है। फिर भी मैंने नहीं हार मानी। फिर मैं जिस रूम में रह रही थी उसी रूम में मतलब कॉलोनी टाइप का था, फिर मैं वहीं आके रहने लगी। जब रहने लगी वहाँ पर तो वहाँ के लोगों ने फिर थोड़ा बहुत साथ दिया। वहाँ से भी मिला कि लड़का भाई इतना सब कुछ करता था, मैंने खुद देखा इतना सब कुछ कर रहा है, तो मैं कैसे कह दूं कि वो साथ छोड़ दे। अपने घर वालों को भी छोड़ चुका है, लड़की का साथ दे रहा है, तो अब ये दोनों शादी कर ले वो ज्यादा सही है। फिर हम लोग शादी कर लेते। शादी करने के बाद भी फिर उनकी मम्मी लोग को मतलब फुआ लोग को पता चलता है, जो उनकी फुफेरी फुआ होती है सबको पता चलता है। उसके बाद वो भी ऑप्शन करती कि हिंदू है मुसलमान बनेगी तो मैं मानूंगी, ये है वो है। तो इन्होंने कहा देखो उसकी लाइफ है, वो चाहे मुस्लिम बने चाहे हिंदू, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती, तो हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। फिर आज मतलब जब रहने लगे, फिर रहने के बाद भी मोहल्ले वालों के मतलब कुछ साथ
तो कुछ हम लोग के खिलाफ तो बहुत गाने देते थे, और ज्यादातर जो मुसलमान होते तो वो कहते थे ऐसे मत रहा करो, वैसे मत रहा करो, हर चीज किया करो, सर से पल्लू लिया करो, ये ड्रेस मत पहना करो, वो ड्रेस मत पहना करो। तो उसके बाद जितना भी था फिर इन्होंने मेरा साथ दिया, आज भी साथ देते हैं और हम दोनों एक साथ हैं रह रहे। हमने एक एनेक्डोट देखा और अब हम चीज को आगे बढ़ा। क्वेश्चन है सभी से जो हमारे स्पीकर्स हैं उनकी तरफ उनसे पूछना चाहूंगी कि में जो चॉइस रिलेशनशिप्स हैं, लव रिलेशनशिप्स हैं या मैरिजेस हैं, वो कभी भी एक आसान मुद्दा नहीं रहे हैं, कभी भी एक सपाट मुद्दा नहीं रहे हैं। हम एक पितृसत्तात्मक और जातिवादी पूंजीवादी समाज में हम जहाँ हैं वहां पे प्यार कभी भी एक एपॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा है। मगर आज हम उस दौर में हैं जहां पर बाकायदा कानून बनाए जा रहे हैं टू रेगुलेट सच रिलेशनशिप्स। तो मेरा पहला सवाल आप सभी से एक एक करके मैं आपके पास आऊंगी और वो ये है कि अपनी अपनी लोकेशन से आप इस बात को किस तरह से समझते हैं कि ये जो बदलाव है जहां पे स्टेट एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गया है टू रेगुलेट रिलेशनशिप्स। Hello. Hello. Shiva? Have we lost Shiva? Like, So, Yeah, I think she got disconnected. Just a second. she's back. Is that? Yeah, she's back. इसमें डिस्कनेक्ट हुई, मेरी आवाज आ रही है? Yeah, you're Yeah, fine. maybe you should just repeat the last sentence because you got disconnected. Just repeat the question. हाँ। मेरा सवाल यही था कि क्या बदलाव हुआ है पिछले 2 दशकों में जहां हम स्टेट का एक एक्टिव इंटरवेंशन देख रहे हैं कि इस तरह के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून हैं उनको लेजिटिमेसी कहाँ से प्राप्त हो रही है। ये पिछला समय है इसके बीच। अरुंधति जी से हम शुरुआत करें। अरुंधति जी। आई थिंक इसमें मेजर देखिए आप ये एक्चुअली आप डेटा देखेंगे तो ओनली 2.5% इंडिया में इंटरफेथ मैरिजेस होते हैं। एक्चुअली ये दुर्दैव की बात है कि जो और कल का भी सुप्रीम कोर्ट के बयान बहुत समय तो वो कुछ ऐसी बातें करते हैं, पर कल एक जो संजय कौल के इसमें जो किसी कहा कि इंटर रिलीजियस और इंटरकास्ट मैरिज से ज्यादा हेट्रेड लव खराब होगा, तो एक्चुअली इसका ये दिस इज द होल नैरेटिव चेंज करने की बात है। क्योंकि आरएसएस ये देखिए ये पूरा जो कानून है ये भारतीय संविधान के ऊपर हमला है, सिर्फ औरतों के या पुरुषों के अपने पार्टनर चूज करने के ऊपर नहीं है। ये हमें समझना होगा, क्योंकि आप जब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक इक्वल राइट्स देता है, जब वो बदल के आप कोशिश करते हैं औरतों की सेक्सुअलिटी और यौनिकता और बाकी उनको अकल नहीं है तो माना ही जाता है, तो सेक्सुअलिटी कंट्रोल करने का एक मामला तो है ही। मुस्लिम लड़कों को और समाज में एक खौफ पैदा करना ये तो है ही, पर आपका डेटा ये जब दिखाता है कि 2.5% सिर्फ इंटरफेथ मैरिजेस इस देश में होते हैं और उसमें से मुस्लिम लड़के खास करके दूसरी समाज में दूसरे धर्म में शादी करने का प्रमाण तो कम है, 4.5% या 4% ऐसा कुछ है। तो ये पूरा नैरेटिव एक बिल्डअप करने की जो बात है और जिसको एक लीगली जामा पहनने की, कंप्लीटली इलीगल थिंग है, पर वो जामा पहनाने की कोशिश है, वो एक्चुअली एडल्ट्स के और औरतों के सेक्सुअलिटी के साथ साथ भारतीय संविधान के ऊपर हमला है, जो बेसिकली एक हिंदू राष्ट्र में कल्पना को सिर्फ हिंदू जमात वहां रहे, हिंदू पॉपुलेशन बढ़े, ये पूरा जो पुराना आरएसएस का और एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी का ढांचा रहा है उसी का ये हिस्सा है, ये मुझे लगता है। So we should actually take it as a attack and assault on the Indian Constitution by legalizing the illegal things actually, apart from obviously challenging the whole narrative of the sexuality. Yeah, that's it. कर लो जल्दी से हटो।
हाँ, शुक्रिया अरुंधति जी। लारा, आप इस पे क्या, like what is your comment on this, on the change situation in the past 2 decades or so? I think we need to unmute Lara. Yeah, I'm unmuted now. नहीं, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगी कि इंटरफेथ मैरिजेस पे अटैक्स बहुत टाइम से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। जैसे आपने बताया ऑडियंस को कि मैं भी एक इंटरफेथ मैरिज की प्रोडक्ट हूँ। लव जिहाद नहीं, हम इसे लव आजाद कह रहे हैं आज। इसमें अगर हम हिस्टोरिकली देखें, और बहुत रिसेंटली मेरे मॉम और डैड ने एक्चुअली एक इंटरव्यू दिया था पहली बार उनके रिलेशनशिप पे। ये लव जिहाद का जब मुद्दा निकला तो उन्होंने कहा कि चलो हम इंटरव्यू देंगे। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ने एक सीरीज शुरू की, प्यार किया तो डरना क्या, CSSS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे लगता है आज मैं अक्सर कह सकती हूँ, क्योंकि आज लव जिहाद की बात हो रही है तो उनके मैरिज के बारे में मैं कह सकती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में, मतलब उन लोगों के टाइम में, उनकी शादी 1970s के एंड में हुई, और तभी बहुत खतरे महसूस होते थे ये पूरे इंटरफेथ मैरिज को लेके। अगर एक मुस्लिम आदमी एक हिंदू औरत के साथ शादी करता है तो उसको लेके डेफिनेटली बहुत खतरे दिखाई पड़ते थे। गुजरात जो बहुत ही कम्युनल है, हम जानते हैं वहाँ पे पूरा एक सांप्रदायिक एक माहौल है वहाँ पे। स्पेशली बहुत एक बैकलैश होता है जब एक इंटरफेथ मैरिज होता है। तो इन हालात में भी जब उन्होंने शादी की तो और उनको अपोजिशन फेस करना पड़ा, फैमिली से, दूर के रिश्तेदारों से थ्रेट्स मिले, मार डालेंगे। उन्होंने सिटी चेंज की, वो बॉम्बे आए, ये सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन तो भी उनको ऐसे लगता था कि समाज में ऐसे लोग हैं, उनके दोस्त हैं, चोजन फैमिली है, ऐसे स्पेसेस है जहाँ पे वो सेफ फील कर सकते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो आराम से शादी कर सकते हैं। आज के तारीख में और उन्होंने ये भी कहा कि आज के तारीख में अगर हमें शादी करनी होती तो बहुत अलग माहौल होता। आज का तो माहौल उस टाइम से भी डरावना है। हमें तब लगता था कि बहुत डिफिकल्ट एक माहौल है, लेकिन इतने समय में हमने सोचा था कि बदलाव होगा, चीजें ज्यादा सोसाइटी टॉलरेंट होगी, प्रोग्रेसिव होगी। लेकिन जो हमने देखा वो टोटली उससे उल्टा हो रहा है। और आज के तारीख में अगर इंटरफेथ मैरिज करना है तो वो एक बहुत रिस्की बात हो जाती है, स्पेशली इन स्टेट्स में जहाँ पे अभी ये नए एंटी कन्वर्जन लॉज आए हैं। मैं डेफिनेटली अरुंधति जी ने तो बहुत बता दिया कि ये कहाँ से आ रहा है। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, जो फोर्स कन्वर्जन्स को लेके लॉज है वो बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुए। 1960s से फोर्स कन्वर्जन्स के अगेंस्ट लॉज शुरू हुए, लेकिन उनमें क्या था कि उनमें जो प्रोविजंस थे उसमें जो लोग अपने कंसेंट से शादी कर रहे हैं या कंसेंट से कन्वर्जन कर रहे हैं अपनी मर्जी से, उन लोगों पे अटैक करने वाले ऐसे प्रोविजंस नहीं थे जो आज के दिन में लाए गए हैं। और ये लॉज आज क्यों लाए गए हैं, अगर हमें उसे थोड़ा समझना है तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये सरकार के जब इलेक्शंस हुए थे 2014 में तो उसके मुद्दे क्या थे। अगर हम देखें 2014 के इलेक्शन के पहले तो तभी उन्होंने 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन्स किए। एक तो उन्होंने एक लव जिहाद का कैंपेन किया, दूसरा था घर वापसी का कैंपेन। लव जिहाद ऑब्वियसली ये था कि जब एक हिंदू औरत को मुस्लिम आदमी फंसा रहे हैं उनके साथ शादी करने के लिए सिर्फ इस वजह से कि वो उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद उनका सेकंड था घर वापसी का कैंपेन कि मुस्लिम औरतों को फंसाओ और उनको वापस हिंदू धर्म में लाओ, क्योंकि हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना मतलब वो अपने ओरिजिनल धर्म में आ रहे हैं और उससे क्या है आप मुस्लिम धर्म पे अटैक करेंगे। और तीसरी जो उनकी एक मुहिम थी वो था रोमियो स्क्वाड, जिसके वजह से उन्होंने पूरा दहशत का माहौल फैलाया था यूपी में। और ये हमने ऐसे केसेस तो यूपी के जो स्टेट इलेक्शंस हुए तभी भी देखे।
इन सब ये एंटी रोमियो स्क्वाड का जो पूरा ये मुहिम था उन लोगों का, उसमें भी उन्होंने जाके जो कपल्स गार्डन्स में बैठे हैं, जो कपल पब्लिक प्लेसेस में बैठे हैं, उनको जाके मारा, उन लोगों को धमकी दी, उनके ऊपर केसेस फाइल किए और उनको परेशान किया, उनकी फैमिलीज को बताया वगैरह वगैरह। जो ऐसे लोग थे जो एक रिश्ते में थे भी नहीं लेकिन दोस्त की तरह मिल रहे थे, या ऐसे अपने आप को जानते थे इसीलिए मिल रहे थे, उन लोगों के साथ भी ऐसा बर्ताव हुआ। तो ये जो पूरा ये जो पूरी उन लोगों की साजिश थी, उसमें हम उनका पूरा जो प्लान था, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी, उसमें हमें एक बात तो बहुत क्लियरली नजर में आती है कि उनका एक क्लियर कम्युनल ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो अपनी हिंदुत्व पॉलिटिक्स के लिए मुस्लिम्स को अलग अलग वेज में अटैक करे, और ज्यादातर मुस्लिम मेन को इन अलग अलग वेज में अटैक करे। अलग तरीकों से उन्होंने मुस्लिम औरतों पे भी ये अटैक्स किए हैं। दूसरी जो उनकी जो क्लियरली आती है बात कि वो औरतों के ऊपर एक शोषण करना चाहते हैं कि उनके पास कोई दिमाग नहीं है कि वो ऐसे ही उनको कोई भी आके फुसला सकता है, उनको ऐसे कोई भी आके कन्वर्ट कर सकता है, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है, वो प्यार में पड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो राइट नहीं है। वो जो फैमिली बोलते हैं या जो मर्द है फैमिली के, जैसे उन लोग कहते हैं कि औरत पहले अपने बाप की है, उसके बाद उसके भाई, उसके अगर उसने शादी नहीं की तो उसके भाई उसके लिए डिसीजंस करेगा, शादी की तो वो एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की तरह वो अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, और ओल्ड एज में उसका सन उसके लिए सारे डिसीजंस करेगा। तो ये उनका जो माइंडसेट है, उसी का एक पार्ट लव जिहाद है। आई मीन लव जिहाद जो वो कह रहे हैं, लेकिन ये एंटी कन्वर्जन लॉज है। ये एंटी कन्वर्जन लॉज के दौरान through these anti-conversion laws, what they are trying to do is to control the right to choice, the autonomy and the agency of women. And that objective is the a clear objective that comes out from the reading of these laws. It is not a new strategy on their part, but it is a very viciously played out strategy since today they are in power and today they can make legislative changes. बहुत इम्पोर्टेंट चीजें आपने बोली लारा, हम इन पे कुछ चीजों पे दोबारा वापस आएंगे। एक ओपनिंग कमेंट मैं प्रज्ञा और निशा से भी लेना चाहूंगी। प्रज्ञा, आप इस लॉ को किस तरह से देखते हैं? एक ओपनिंग कमेंट आपका इस पे क्या होगा? जी, अगर इतिहास में नहीं भी जाने का मन हो, मतलब इतिहास में तो काफी उदाहरण मिल जाएंगे। 1920 के अगर शुद्धिकरण की तरफ जाएं, दो जिस तरह का दौर चल रहा था, अगर वो नहीं भी देखें तो भी हम लोग जिस माहौल से आते हैं, पर्सनली मैं जिस माहौल से आती हूँ, जिस हिंदू समाज से आती हूँ, तो एक आसपास जो आप एक नैरेटिव देखते हैं हिंदू समाज में मुसलमानों के लिए नैरेटिव्स, और एक खास तौर पे हिंदू समाज में मुसलमानों के लिए मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे बायस्ड होके कि आपने क्या कुछ सुना है बचपन से मुसलमानों को लेकर उनके, और सबसे बड़ी बात है कि आप सोचते हैं कि ये सामाजिक मुद्दा है, ये सोशल चीजें हैं जो मीडिया फैला रही है, लेकिन एक्चुअली में ये पॉलिटिक्स है। ये पूरी राजनीति है कि मुसलमानों के पहनावे पे, उनके तौर तरीके पे, उनके खान पान पे हमें शुरू से बताया जाता है कि मुसलमानों से शादी करोगी तो खुश नहीं रहोगी, वे काफी अग्रेसिव होते हैं, वे तुमको कंट्रोल करेंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम तो प्यार में रहोगी पर कुछ टाइम के बाद तुम पछताओगी, और इस तरह की बातें होती हैं। और फिर दोस्ती में भी जब आप बच्चे होते हैं तो आप मुसलमान लड़कों से दोस्ती करने से डरते हैं क्योंकि आपके अंदर इतना वो इंटरनलाइज्ड होता है, वो चीजें इतनी ज्यादा गढ़ दी जाती हैं आपके अंदर कि वो एक पूरा ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो तैयार किया जा रहा है, एक साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है लोगों के कमजोर तत्वों पे अटैक करने के लिए। क्योंकि हिंदू मर्द और उनका जो पूरा ये जो पैट्रियार्कल जो नेचर है कि लड़कियां, मुसलमान लड़के जो हैं वो लड़कियों को अल्योर कर ले रहे हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं और लड़कियां उनकी तरफ जा रही हैं, लड़कियां बेवकूफ हैं, और इस तरह की बातें करना, पोस्टर्स बनना, अगर आप देखेंगे तो कॉलेज के बाहर पोस्टर्स बनाना कि मुसलमान लड़के लड़कियों को बहका रहे हैं, उनके साथ पार्क में घूम रहे हैं और ये इनके पास अच्छे अच्छे जूते और चश्मे हैं और इस तरह से लड़कियों को ये बहला फुसला सकते हैं। तो अंतर बस यही है कि
बहुत टाइम पहले से, जब से हम बच्चे थे और जब से हमारे माँ बाप ने उन्होंने एक दौर देखा है, तब से अटैक तो हर सेंसिटिव चीजों पे किया जा रहा है। आज औरतों को यूज किया जा रहा है, आज औरतों की इस एजेंसी को यूज किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि वो इतनी गलिबल हैं, हम इतनी इतनी नाजुक हैं और हम इतनी गलिबल हैं कि हमें समझ नहीं आता है। अब हमें मर्द बताएंगे, नाउ मेन विल राइट फॉर अस, मेन विल टेक डिसीजंस फॉर अस। हम उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी माएँ हैं। और जैसा कि हमें लारा ने ये बताया और उन्नति ने ये बताया, अम, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये एक राजनीतिक चीज़ है, जो लगातार धर्म को लेकर, एक संप्रदाय को लेकर और अब औरतों को लेकर इसे एक यूज़ कर रही है, क्योंकि वो समझती हैं कि औरत का जो एक कम्युनिटी है, वो इतना वल्नरेबल है कि हम उसे उपयोग कर सकते हैं किसी एक संप्रदाय के पूरी उसकी पूरी जो एक नींव है, उसको हिलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है समाज से। वहाँ जो लोग बैठे हैं, वो समाज से ही जुड़े हुए हैं और वो समाज से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरनलाइज़्ड हैं। प्रज्ञा ने जैसा कहा कि समाज और कॉन्स्टिट्यूशन भी लिंक्ड है, तो निशा आप क्या समझते हैं कि ये लेजिटिमेसी कहाँ से मिलती है इस तरह के कानूनों को? First of all, my Hindi is not very good, so I'm going to try and speak in Hindi and English. जो भी लारा और प्रज्ञा और अरुंधति मैम ने जो बोला है, I'm fully in agreement with that. मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मलयाली मुस्लिम हूँ जो बैंगलोर में रहती हूँ, तो केरला, कर्नाटका की जो ये सब बातें हैं, उनसे मैं I keep in touch with it, and I'm also married to a Hindu man. So you know, in the beginning, जब ये love jihad वाली जो शब्द है, वो जब papers में आने लगे, you know, we would laugh at it. We were already together at that time. हम उन पे हंसते थे, you know, and we would talk about कि जब हम college में थे, तो सीनियर्स रैगिंग के टाइम पे बोलते हमसे कि जो भी है मुसलमान लड़की से यू नो दोस्ती मत करना, और जो भी है मुसलमान लड़के से दोस्ती मत करना. So you know, those were the kinds of things that were told to us, and when this word started getting brandished around, we would laugh at it. You know, we would be like, you know, do they think we are stupid? Which part of me should be angry? You know, should it be the secular citizen, you know, that is angry first? Should it be the woman? Should I be angry as a woman? Should I be angry as a Muslim? Like, it is so offensive and so unimaginative on so many levels, that, you know, often in the beginning we used to just laugh at it. And now when we see how far we've come, what I feel is that जो समाज में वो था कि जो भी है मुसलमान से शादी नहीं करना है. Like my husband's father himself said this to him, you know, कि anybody but a Muslim. What was present in society already has been legitimized by this government. So earlier, like when we were getting married, Special Marriages Act was our anchor, you know. We had that confidence कि जो भी है, whoever is with us or not with us, this is with us. But now that confidence doesn't exist. My family mein, my cousin is married to a Hindu girl, my sister is married to a Hindu man. So, you know, we joke about how हमारे यहाँ लेन देन होता रहता है, you know, we are giving men and we are taking men, and we are giving women and we are taking women. So it's utterly unimaginative, this idea that they're pushing on us through the sanction of the law. It was always there, but the sanction of the law makes this so dangerous. मैं Bangalore में हूँ, I'm protected by a lot of different, you know, privileges, but sometimes one hears about stories, and I will share a story that I know of right now, a friend's cousin who's going through some of this stuff, who don't have these protections at all, and yeah, just how utterly unimaginative it is. Thank you. This question is for argument has come about
love jihad, the laws, is that it is meant to prevent forced conversions. But we already have anti-forced conversions laws in multiple states. So We are unable to hear you. Shiva, you're breaking up. Can you repeat? internet is, yeah, my internet is behaving a little bad today. I'll repeat the question. My question is for Lara. Lara, anti-forced conversions laws already exist करते हैं multiple states में. ये जो यूपी का जो लॉ है, ये इसके एम्बिट में इंटरफेथ मैरिजेस को भी ले आता है. इस डिफरेंस से ये क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर लोग समझना चाहें तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है कि हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने लगते हैं? क्योंकि इस तरह के लॉज तो पहले भी थे जो फोर्स कन्वर्जन्स को रोकते हैं. तो फिर इसकी सरकार के नजरिए में क्या जरूरत थी और कैसे हम इसे समझे कि ये क्यों एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो आपने सही कहा कि पहले भी ये एंटी कन्वर्जन के लॉज थे. 1960s से बहुत सारे एंटी कन्वर्जन लॉज आए हैं अलग अलग स्टेट्स में. उनको चैलेंज भी किया गया था कोर्ट्स में और उन्हें कोर्ट्स ने अपहोल्ड किया. ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सच्चाई है, लेकिन ऐसा हुआ. ये जो नए जो लॉज आए हैं, चाहे वो उत्तरांचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट हो या यूपी का एंटी कन्वर्जन का ऑर्डिनेंस हो या अभी तो हिमाचल और एमपी में भी ये लॉज आए हैं, उनमें क्या डिफरेंस है इनको लेके, और इनको लेके हम क्यों कह रहे हैं कि इससे सारे इंटरफेथ रिलीजन्स जो है वो थ्रेट में आज पड़े हैं, और कि वो जो भी लोग इंटरफेथ रिलीजन में इंटरफेथ मैरिज में, स्पेशली अगर औरत हिंदू हो और आदमी मुस्लिम हो, अगर ऐसे कोई मैरिज में या यूनियन में जाना चाहेंगे तो ये लॉ जो है वो उन सबको टारगेट करेगी और क्रिमिनलाइज करेगी. ना सबसे पहली बात जो है, पहले के जो एंटी कन्वर्जन लॉज थे उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए थे कि कोई किसी के साथ फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कर सकता, और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब बताता नहीं है कि उसके रिलीजन क्या है और उसके बेसिस पे, या फिर किसी को गलत इंफॉर्मेशन देता है, या फिर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और या करती है और उसके बेसिस पे उनको कन्वर्जन करने पे कन्विंस करती है, तो फिर वो एक क्राइम माना जाएगा. दूसरा जो था कि अगर कोई फोर्स यूज करता है, अभी क्लियरली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसा लॉ आए कि अगर कोई फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम क्राइम ना माने. ऑफ कोर्स किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करना चाहिए. तीसरा जो चीज है कि अगर कोई फ्रॉड करता है, मतलब कोई अगर किसी को धोखा देके उनका कन्वर्जन करवाता है, तो फिर वो भी, उसे भी एक ऑफेंस माना जाएगा. और चौथा जो एक था कि कि अगर वो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब कोई एक इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर उसको भी एक क्राइम माना जाएगा. साथ ही में जो एक और शब्द उन लोग यूज करते थे कि अगर कोई उन्हें उनको कोर्स करे, मतलब वो एक फोर्स की तरह ही है, उनको मजबूर करे अपनी रिलीजन चेंज करने को. अभी ये जो नए ऑर्डिनेंसेस आए हैं या लॉज आए हैं, उसमें क्या किया गया है कि उन्होंने दो अलग शब्द ऐड किए हैं इसमें. एक है अगर कोई किसी को एल्योर करे, एल्योर मतलब किसी को आकर्षित करे अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में आने के लिए. और दूसरा जो उन्होंने वर्ड डाला है वो है कि अगर कोई शादी करे, शादी करे मतलब ऐसा नहीं कि शादी फ्रॉड से करे, शादी किसी के मजबूरी से करे, फोर्स से करे, ऐसा नहीं. अगर वो शादी करे किसी के साथ सिर्फ इस इस ऑब्जेक्टिव से कि वो उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको एक क्राइम माना जाएगा. अभी ये जो इश्यू है कि सबसे पहली बात तो कौन डिसाइड करेगा कि कोई
शादी कर रहा है बस इस एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो उन्हें कन्वर्ट करना चाहता है। तो उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा रखा है, बहुत एम्बिगुअस रखा है, मतलब उन्होंने कुछ इसके लिए प्रोविजंस नहीं दिए कि ये जो है आप कह रहे हैं कि सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए लोग शादी कर रहे हैं, ये मुद्दा कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एक्ट्स में आई है कि ये जो आकर्षित करने का जो उन्होंने डेफिनेशन ना बहुत ही ब्रॉड रखा है, और वो क्या करना चाहते हैं इससे, वो बेसिकली जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस है या जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस है जो अलग अलग कम्युनिटीज के साथ काम करती है, अपने धर्म के बारे में बात करती है, कभी कभी उनको आकर्षित करती है अपने धर्म के धर्म में आने के लिए। अभी ये जो राइट है, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, ये जो राइट है ये एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। हम एक्चुअली किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारे रिलीजन में आइए, यही फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये है कि हम अपना रिलीजन छोड़ के किसी और के रिलीजन में जा सकते हैं, किसी तीसरे रिलीजन में जा सकते हैं जिसपे हम विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जन्मे हैं तो वही रिलीजन में हमें रहना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है कि हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, मतलब कोई तो होगा जो हमें बताएगा उस धर्म के बारे में, या फिर उसके बारे में लेक्चर्स देगा, या फिर उसके बारे में हमें कोई बुक देगा। तो क्या उसे भी आकर्षित करना हम कहेंगे? अभी ये आकर्षित की डेफिनेशन में मैं आपको बस उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, उन्होंने ये भी डाला है कि कोई अगर आपको एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर कर या एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी दे या कुछ भी, तो उसे भी आकर्षित करना माना जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने ये दो शब्द लाके और उनको इतने एम्बिगुअस रख के उन्होंने हर ऐसे सिचुएशंस जहां पे कोई हिंदू क्रिश्चियनिटी के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं या कोई दलित, जो क्योंकि ये ऑल्सो ये जो लॉज हैं उसमें बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट पनिशमेंट दी गई है। अभी सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है कि ये 7 कारणों की वजह से अगर किसी ने मजबूर किया किसी को कन्वर्ट करने के लिए तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 4 के अंदर, यूपी ऑर्डिनेंस की बात कर रही हूँ मैं, सेक्शन 4 के अंदर उन्होंने ये कहा है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसके रिश्तेदार कोई भी उनके ब्लड रिलेटिव जो है वो फाइल कर सकते हैं, माँ बाप भाई बहन कोई भी ब्लड रिलेटिव, मतलब कोई भी आके, आज आपके माँ बाप भी अगर अग्री करते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी आके, दूर के रिश्तेदार भी आके यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेक्शन 6 के अंदर मैरिज के बारे में बात की और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी अगर सिर्फ कन्वर्जन के ऑब्जेक्टिव को लेके अगर करते हैं तो फिर उसे ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए उन्होंने पनिशमेंट दिया है। पनिशमेंट में उन्होंने ये कहा है कि अगर एक साधारण उनका क्लॉज है कि नहीं, अगर कोई भी अगर ये कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब कोई अगर आदमी का कन्वर्जन हो रहा है तो फिर पनिशमेंट होगा 1 बरस से 5 बरस के अंदर और फाइन। अगर औरत का कन्वर्जन हो रहा है तो फिर जो कन्वर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर पनिशमेंट होगा 2 बरस से 10 बरस। मतलब यहाँ से सबसे पहले उन्होंने भेदभाव यहाँ पे शुरू कर दिया है कि नहीं, औरत का अगर कन्वर्जन होगा, क्योंकि हम औरत को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि औरत के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि औरत जो है वो फिसल जाती है, इसीलिए उनका प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई दे हैव केप्ट डबल द पनिशमेंट एज फार एज विमेन आर कंसर्न। सिमिलरली उन्होंने SC ST के जो साथी हैं उन लोगों के ऊपर भी डबल पनिशमेंट, अगर उनके ऊपर कन्वर्जन हुआ तो उस केस में भी उन्होंने डबल पनिशमेंट दिया है। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, वो टोटली ये जो सेक्शन है खुद ही से इनइक्वालिटी लाता है, खुद ही से असमानता लाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसीलिए ये एक औरतों का मुद्दा है और दलितों का मुद्दा है। ये हमें सबसे पहले इसके बारे में हमें बोलना चाहिए। और ये जो सेक्शन है ये भी हमें सोचना चाहिए कि यूपी ऑर्डिनेंस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, अभी तक कौन से केसेस फाइल हुए, वो आइदर जो क्रिश्चियनिटी के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर फाइल हुए हैं या फिर मुस्लिम्स के ऊपर फाइल हुए हैं, मुस्लिम आदमियों के ऊपर। अभी इस केस में पीड़ित कौन है? पीड़ित है हिंदू औरत। तो ये जो सेक्शन है और ये जो पनिशमेंट जो है ये हमें क्या बताता है कि ये पूरा जो एंटी कन्वर्जन का लॉ है वो दलितों
और हिंदू औरतों के अगेंस्ट है, उनके राइट टू चॉइस के अगेंस्ट, उनके फ्रीडम्स के अगेंस्ट, उनके ऑटोनॉमी के अगेंस्ट, उनको वो अनइक्वल समझता है। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, मुझे लगता है उसके बारे में मुझे बात करनी थी। बस एक और चीज लास्ट मैं बोलना चाहूंगी कि इस यूपी ऑर्डिनेंस में एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है। अगर आप तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई शादी कर रहा है, इफ एनीबडी इज गेटिंग मैरिड, there is an assumption that is made by the police in today's date that they are getting married, that they are getting married to a Muslim person. It means that that marriage is only for the sole objective of conversion. So they have put in a section by which उन्होंने एक सेक्शन डाला है जिसके अंदर उन्होंने प्रोसीजर दिया है कि जो कन्वर्ट करना चाहता है उसे क्या करना चाहिए। तो उसमें ये कहा गया है कि कन्वर्जन करने से पहले 60 डेज पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने, और पुलिस इंक्वायरी करेगी वो डिक्लेरेशन को लेके कि क्या वो सही है, क्या वो नहीं है, कोई फोर्स है क्या, कोई फ्रॉड है क्या, कोई ये अगर शादी करना चाहते हैं तो क्या कुछ ऐसा है क्या, और रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी ये कन्वर्जन को लेके। अभी इसका मतलब क्या है, उन लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सारे, सबसे पहले तो सारे मैरिजेस इसी पर्पस से है कि कन्वर्ट करना है। तो इसमें उन लोगों ने ये जो केसेस फाइल किए हैं, जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में भी जाके अपना एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उनको 30 डेज का नोटिस पीरियड मिलता है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट पास किया है कि इस 30 डेज का नोटिस जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो जाके वहां पे एप्लीकेशन फाइल करते हैं उन लोगों को उन लोगों के नाम जब पब्लिक नोटिस पे आते हैं वो 30 डे पीरियड में, तो ये सारे जो हिंदुत्व ग्रुप्स है, ये सारे आरएसएस, बजरंग दल जैसे सारे जो ग्रुप्स है, वो वहां उन लोगों के नाम पढ़ के, और वो दिन पे आ जाते हैं जब उन्हें शादी रजिस्टर करनी है, उनको मार पीट के उन लोग पुलिस लेके जाते हैं। और पुलिस क्या कहती है, जी नहीं यहाँ पे कोई फोर्स हुआ ही होगा, उनको सबसे पहले ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था। मतलब वो कन्वर्जन करना नहीं चाहते, वो इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं, वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, मतलब वो जो एक सेक्युलर लॉ है, तो भी ये अज्यूम किया जा रहा है नहीं सेक्युलर लॉ है तो क्या हुआ, कल उठ के भी कन्वर्जन कर सकते हैं, कल उठ के भी इसकी वजह से उन्होंने शादी की होगी। तो ये इतना लूज इंटरप्रिटेशन हो गया है कि वो हर चीज में यूज किया जा रहा है, और यही सिमिलर सेक्शंस जो है वो बाकी के एक्ट्स और ऑर्डिनेंसेस में, ऐसे बहुत सारे अलग सेक्शंस है। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर है, मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई फोर्स है, जी नहीं, वो अज्यूम किया जाएगा कि नहीं कोई फोर्स है ही, यहाँ पे कोई मिसचिफ है ही, यहाँ पे कोई शादी इसी रीजन से की जा रही है, और उनको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं शादी जो है वो इस रीजन से नहीं की जा रही है। मतलब इतना ड्रेकोनियन है ये लोग, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। बहुत यूजफुल बातें आपने बताई लारा। मैं अरुंधति जी से जानना चाहूंगी कि जो रेटरिक है और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है इस लॉ की, उससे इतर ग्राउंड रियलिटी क्या है यूपी में, क्योंकि ये इफेक्ट में आ चुका है और बहुत सारे प्रोसिक्यूशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है यूपी में इस लॉ को लेकर, और अपार्ट फ्रॉम जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं इसके, उससे अलग क्या चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है इस लॉ के मद्देनजर? आप देखेंगे जब से यूपी में ये लॉ आया है तब से लगभग 16 एफआईआर फाइल हुए हैं और 60 के ऊपर अरेस्ट हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि उसमें से 2 केसेस में छोड़ के जहाँ पे विक्टिम ने खुद कंप्लेंट की थी, बाकी सभी जगह पे अन्य लोगों की कंप्लेंट है। जैसे पूरी जो फेमस मेरठ की केस रही उसमें बजरंग दल के लोग चले गए, कहीं पे वेजपे के लोग चले गए हैं, कहीं पे अलग अलग कोई किसी ने पत्रकार के नाम पे भी मीडिया हाउसेस ने, वकीलों ने भी ये भूमिका निभाई है, और अलग अलग लोगों ने, जिसमें फैमिलीज की कंप्लेंट बहुत कम है। पहला इनिशिएटिव जो अन्य संगठन है, क्योंकि ये लॉ में ये जगह मिल गई है कि कोई भी जाके कंप्लेंट करे, तो 16 एफआईआर 60 के ऊपर अरेस्ट, उसमें से 2 केसेस में सिर्फ जहां पे विक्टिम ने कंप्लेंट की है, और बाकी बहुतांश सारे मामले मैरिजेस के हैं। गाजियाबाद के एक केस में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का मामला है,
और वहाँ पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी वाली बात की है कि वहाँ कन्वर्जन का बात था जहाँ मैरिज का मामला नहीं था, पर बाकी सब जगह पे मैरिज वाले हैं। और सभी, ये विचित्र बात है कि सभी केसेस में महिलाएं एडल्ट है, 2 जगह पे छोड़ के बाकी सब जगह पे महिलाएं मैरिजेबल एज की और कंप्लीटली एडल्ट थी। तो ये रियलिटी है जहाँ पे बहुतांश केसेस में जो लड़के और जो उनके फैमिलीज भी काफी जगह पे परिवार के भाई वगैरह को भी, जैसे पहली केस जो फाइल हुई बरेली में उसमें भाई वगैरह को भी पकड़ा गया था। लड़कों की उम्र बहुत कम है। विचित्र बात है कि लॉ आने के बाद, आई थिंक लाला डिडंट कवर दैट, शी कवर्ड इट वेल, पर लॉ आने के बाद लॉ अप्लीकेबल होता है। 3 साल पहले की भी मैरिज उठा के लेके आ रहे हैं, मतलब जिसकी शादी 6 महीने पहले, 1 साल पहले हो गई है। तो निशा, यू शुड वॉच आउट, यू नो, कि आप यूपी में होती, दे वुड हैव टेकन योर मैरिज आल्सो, आई सेड कि बिकॉज़ दे, वो पहले के लोग, मतलब जहाँ पे कहीं अफेयर रहा है, वो अफेयर, कोई शादी नहीं हुई है, भाग के गए हैं, माता को बजे खत्म हो गया है, लड़की वापस आ गई है, लड़की की शादी दूसरी जगह पे हो गई, वो अपने शादी में सुखी है जो या दुखी है जो भी है, पर देयर इज नो, द मैरिज नेवर टुक प्लेस, दे जस्ट रैन अवे, शी केम बैक, इन स्पाइट ऑफ दैट लड़के को अरेस्ट किया गया, ये कहते हुए कि आज भी वो जाके उसके साथ शादी कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये कि वो ऑलरेडी एक मैरिज है तो वो वैसे वापस शादी करेगा तो बेगमी में जाएगा ना, जब वो दूसरा केसेस होगा, एडल्ट्री होगा, ये वापस सेकेंड मैरिज कैसे लीगल होगा? पर ये बहुत सारे केसेस में यूपी में पीछे के भी निकाले गए हैं, 6 महीने के, 1 साल पहले के, और इसलिए टेस्टिमनीज ये पूरे इसमें भी हम लोग तो आज की बात नहीं है, लॉ आने के बाद तो बहुत बुरी स्थिति है, और बहुत सारे जगह पे ये बहुत पुअर क्लास के, इकोनॉमिकली बहुत वल्नरेबल मुस्लिम लड़के रहे हैं, विच इज अ वेरी सैड पार्ट, क्योंकि इनकी सबकी नौकरियां गई है। मुझे लड़का लड़की साथ में चल बर्थडे पार्टी से आ रहे हैं, यंग स्कूल गोइंग, हाई स्कूल वाले, उनको उठा के, एकदम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट वाले, उनको उठा के लेके गए। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जिन्होंने कोई शादी, मुझे ऐसा कि भाग के लेके गए हैं फिर किडनैप, ऐसे केसेस कम रहे हैं। इतने बड़ी केसेस में उनको लेके गए हैं, सब इकोनॉमिकली वीकर क्लास के हैं। ये लखनऊ में जहाँ पे जैसे शुरुआत में ही कहा, उस केस में हम लोग गए थे, इस समय ये बात करने के लिए भी बुलाया था, उन्होंने अभी स्पेशल प्रोविजन मैरिज एक्ट के नीचे अप्लाई किया है। ये दुर्दैव की स्थिति है कि जहाँ पे कोई कन्वर्जन की बात नहीं थी, आज वो इतने डरे हुए हैं कि लड़की अपने वो पूरी घटना के बाद गए 2 महीने से अनपेड लीव पे ऑफिस से चल रही है, वो ऑफिस भी जाने अपने तैयार नहीं है, इतनी वो डरी हुई है कि कहीं समाज वाले, कहीं जो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। शादी के लिए तो उन्होंने अप्लाई किया है, उस समय पूरा शादी की बारात रोकी गई और पूरा वो मैरिज रोका गया, जितने लोग आए थे उनको खाना वगैरह सब फेंकना पड़ा। पर ये बात, लड़की इतनी डरी है कि दरवाजे तक, अपने बालकनी तक आने तैयार नहीं है, इतना डर का माहौल पैदा हुआ है, कोई बात करने तैयार नहीं है। जहां शादियां होके, जहां रजिस्टर्ड मैरिजेस भी हो गए हैं, वह उसके बावजूद भी ये बुरी स्थिति है। और यूपी में ये बात नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग जो यहाँ भी कुछ हमारे साथी जुड़े हैं, वो जानते हैं कि 20-25 साल से हम में से काफी सारे लोग ये मुद्दे के ऊपर काम करते हैं। हमारे यहाँ आज ही नहीं, तब पहले सारे, अभी तो लीगल जामा पहना गया, मीन देयर इज अ होल लीगैलिटी टू द एक्ट, बट बिफोर दैट आल्सो देयर आर मीन द केसेस जहां पे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के चेंबर के बाहर बॉम्ब फोड़े गए, बंदूकें चलाई गई। मतलब चीफ जस्टिस के यहाँ पे 164 का बयान लेके लड़की निकलती है तो तुरंत ही वहां बाहर बॉम्ब फोड़ा गया, दोनों पार्टियों ने मिलके, और वकीलों ने, खास करके दुर्दैव की बात है, पर वकीलों ने बहुत बड़ी भूमिका ये पूरे एजेंडा में निभाई है। मैंने देयर हैव बीन केसेस कि जहां पे संस्थाओं के ऑफिस के ऊपर वकीलों के गत्थे के जुत्ते जय श्री राम का नारा देके घुसे हुए हैं, बंदूकें चलाई है, ऑफिस का सामान तोड़ा गया, क्योंकि ऑफिस संगठनों ने, महिला संगठनों ने एक पॉजिटिव भूमिका निभाई कि जहां जहां राइट टू चॉइस का केस है। बनारस में एक केस में पूरी जीप समाज ने उठा ली थी और अंदर के संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ जलाने की बात हुई थी, मुझे इतना पूरा, जिसमें सीआरपीएफ वगैरह को बुलाना पड़ा और बचाया गया। सो इट दैट सॉर्ट ऑफ अ वायलेंट एक्ट, एंड नाउ व्हेन यू एक्चुअली आप उसको एक लीगल जामा पहनाते हो,
आप उसको एक लीगलाइज सैंक्शन देते हो, पुलिसों को एक ट्रिमेंडियस पावर देते हो, और बाकी साथ में विजिलेंटे ग्रुप्स को जो पावर देते हो, सो इट डजंट एनी मोर बिकम्स अ इशू ऑफ द फैमिलीज और द इंडिविजुअल्स. आई मीन इट्स एनीवे बेसिकली नॉट इवन फैमिली और सोसाइटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टू एडल्ट इंडिविजुअल्स हु वांट टू गेट मैरिड टू ईच अदर बाय चॉइस, बाय लव. पर ये जो पूरा मामला, उसमें आप विजिलेंटे ग्रुप लाते हो, फैमिली के किसी भी व्यक्ति के कंप्लेंट के आधार पे, और इतना डर का माहौल कि आप एक भी जगह पे जहां सक्सेसफुल मैरिजेस है, जहां पे पूरे लीगलाइज हो गए, उनके बच्चे हो गए, वो लोग भी यहाँ पे कहीं भी बात करने को डर रहे हैं कि कल उनके ऊपर, मैरिज के ऊपर तो सवाल है ही, पर देयर आर टाइप्स ऑफ अटैक्स, यू नो, आपके ऊपर असल्ट हो जाएगा, एसिड अटैक हो जाएगा, सो पीपल आर रियली स्कैर्ड. तो ये जो खौफ का माहौल जो पूरा यूपी में बना हुआ है, ये पूरे कानूनों को, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग मैटर ऑफ क्वेश्चन. इससे मुझे आपको अभी इसके ऊपर पूरी स्ट्रैटेजी बना के एक प्रोटेक्शन का, जो भी उनको भी प्रोटेक्ट करने जाएगा, उनके ऊपर भी अटैक पहले भी होते रहे, बट बिकॉज नाउ पुलिस एंड द डीएम, आई मीन डीएम कौन होता है मेरी शादी की परमिशन देने वाला भाई, और वो तय करने वाला. एंड राला राइटली से एल्यूरमेंट, ये गीता दे देंगे तो वो एल्यूरमेंट नहीं है, पर कोई किसी को परफ्यूम भी दे देगा या एक दुपट्टा भी दे देगा तो वो एल्यूरमेंट है. तो एक दुपट्टे के आधार पे लड़कियां फंसती है, ऐसे उनको लगता है कि लड़कियों को तो वैसे भी अकल नहीं है, मानते हैं. तो ये पूरा जो माहौल जो पैदा हुआ है कि पीपल आर स्कैर्ड, इवन द सक्सेसफुल लीगलाइज स्पेशल प्रोविजन एक्ट के नीचे, मैरिज एक्ट के नीचे जो मैरिजेस है, वो भी बोलने को इस समय डर रहे हैं. I think that is which is a really a matter of concern. And ये पूरा बेरट के मुस्कान के केस में जो हुआ कि जहां पे उसका गर्भपात, आई मीन नॉट ओनली अबॉर्शन करने की कोशिश की, उसका मिसकैरेज करवाने की, पर देवर एफर्ट्स कि उसको अगला बच्चा न हो. जो उनका कहना है ना कि मुसलमानों की नस्ल नहीं पनपनी चाहिए हिंदू महिलाओं की कोख. So that whole thing, they tried to actually, you know, give her medicine that she will be unable to, you know, have other children, you know. तो ये बहुत भयंकर है कि ये प्रकार की सेक्सुअलिटी कंट्रोल करने की जो बात है, और जिसमें पूरे सोसाइटी का, और ये बात सही है, मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं कि एकदम प्रोग्रेसिव ग्रुप में अपने मीटिंगों में इस बात को ओपनली छेड़ने में डर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि कब किसके ऊपर अटैक हो जाए, और ये पूरा, और पुलिस राज में आप उसमें घिसटते जाएंगे. तो ऑब्वियसली ये मुझे एक तो पूरा स्टेट और टेरर का जो इशू है, आई थिंक दैट इज अ वेरी यू नो इशू ऑफ कंसर्न अपार्ट फ्रॉम द लीगैलिटी. और जबकि हाई कोर्ट हैज बीन, फॉर्चुनेटली इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज टेकन अ वेरी कंसिस्टेंट स्टैंड कि ये दो एडल्ट्स के शादी का अपने विल का मामला है. एंड आई थिंक दे आर, एक्सेप्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पहला जजमेंट जो आया था, वो भी एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाला गया था, और उसका फायदा उठा के तुरंत ये बात हुई कि हम तो यही कह रहे हैं, बार बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा, हाईकोर्ट एट दैट कॉन्टेक्स्ट निकाल के दे ब्रॉट दैट गैप व्हिच वाज ऑन देयर एजेंडा फॉर मेनी एंड यू नो. एंड आई थिंक एमपी का लॉ तो प्रज्ञा बताएगी, आई थिंक, पर एमपी का लॉ तो उससे और आगे गया है. So it is a very matter of concern कि every state now is now, जैसे कि कोई स्पर्धा लग रही है कि हम कितना कंट्रोल करें, and let's bring a anti-conversion law. Now it's a time of Karnataka and every state is talking about it, you know. So और it's a completely you know, I mean इसको, और सुप्रीम कोर्ट इतना हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तारकों के ऊपर तारके देता है. There are people are already moved इलाहाबाद हाई कोर्ट, people are already moved सुप्रीम कोर्ट, people are जहां बच्चे जेल में है, यंग बच्चे, यू नो, उनकी रोजी रोटी का प्रॉब्लम हुआ है, तो उनको ऑस्ट्राइज किया गया है मुझे के घरों में, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, माए और सब डर के बैठी हुई है, और आप उसको मुझे, आपको टाइम ही नहीं है बात करने के लिए. हम रिपब्लिक इंडिया मुझे अर्नब को टीआरपी के केस के ऊपर जल्दी ले लेते हैं, फिर टीआरपी से पूरा भारत कोलैप्स हो जाएगा, नहीं पता चलेगा तो. पर जहां लोगों की जाने खतरा है, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये पर्सनल लिबर्टी के ऊपर का पूरा हमला है, वो हमारे लिए कोई बनता नहीं. इट्स अ मैटर आल्सो, आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन आल्सो ऑन आवर यू नो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एंड वी शुड टेक इट, यू नो. मुझे वो एक स्ट्रेटजी क्या आप पूछेंगे तब, पर आई थिंक दैट इज अ वेरी, ये टेरर का माहौल जो है, खौफ का, व्हिच इज अ वेरी डेंजरस. Shiva, बहुत सही I बात है. would like और to add something here, Shiva, if that's okay. yes, definitely. Something related to what ma'am was saying. This you know, this default suspicion jo hai, this default position of suspicion, ki the burden of proof, like Lara was saying, the burden of proof is on the people who are getting married. Something that is happening in Kerala a lot is you know, the BJP state wing that is influencing, for example, the church. So you know, there is someone that I've
was speaking to, and I invited her कि यहाँ पे, you know, आके she can tell her story, but of course she refused to, because, and understandably so, because she didn't want to risk you know, doing that. But in her case, for example, she comes from a very working class background. She is a first time you know, a working woman in her family. She fought a lot to be able to become, you know, independent, to study further, to become independent. She met a Muslim man, and in the beginning, her parents were worried about the future, but not against the marriage. They were talking to her, they were talking to him, they were open to seeing where this can go. And then at some point, you know, some uncles in the family got the church involved, and then the matter just flipped, and then it became this situation of social intimidation. Then the parents began to be worried about, you know, we will get ostracized from the church, we will lose our community. You know, the kinds of things that were told to her were, you know, when we die, we won't have a spot to be buried in. And so that kind of social intimidation also, which, you know, the law allows now, and that is also one aspect of pressure. So there is the legal sanction, there is also social sanction. You know, community is also kind of coming together to make sure that this does not happen, you know, to young people who want to make this choice. So in Kerala, there's also these angles that that I think we need to talk about. This is something that the Prime Minister himself is involved in. You know, he came and talked to the church members in Kerala. So, you know, this is something that goes, you know, right up to the top, this kind of sanction. So there are guarantees made, because Kerala is going into election. So it is going to become an election matter for BJP, you know, Sabrimala and Love Jihad. So this is also something we need to talk about. Where and all does the pressure come from? मेरी आवाज आ रही है? Shiva, your mic is. Could someone confirm if I'm audible? Yeah. Yeah. Now Am I you audible? are. Could someone? Now you are. Okay, sorry. Nisha, you spoke about the situation in Kerala. Shiva, sorry, I lost you again. Yeah, since I think we are losing on time, basically the question was around if you want to also talk a bit about the Karnataka context, since a bill is on the anvil over there. So in Karnataka, just like how I think Arunati ma'am or Lara, I forgot who mentioned, the Karnataka High Court has, you know, passed a statement that is very similar to Allahabad High Court, and that gave a lot of people, you know, some relief that that, you know, this is an individual liberty. It's a case of it's a matter of individual liberty, to not allow a woman to decide her, you know, partner of choice is a matter of a constitutional right. It is a matter of individual liberty. So that, you know, that those pockets of resistance that exists in the high courts, both Allahabad and Karnataka, and hopefully I'm guessing even Kerala High Court at some point might come in. That is very, you know, good to see. What looks unlikely from my conversation with people who know more about this is that it's unlikely to come up in this session. But I think what's important to remember is that this thing is being held as this constant threat, you know. There's a competition of sorts that who will bring the most draconian law, you know, how to outdo one another. You know, each state seems to be in this you know, drive to outdo one another. Whose you know, marriage laws are more anti-conversion laws or marriage laws, or what is called the Love Jihad law, whose is more draconian.
so we have to see that as it's part of this thing to constantly threaten the larger Muslim community, but also the Muslim man. Absolutely, there are other repercussions, like Lara was saying, the consequences on Dalit, the Dalit community is very real. But let's not, kid ourselves that it is ultimately the Muslim man, the Dalit Muslim man, the marginalized Muslim man, who's most at threat here. So whether it comes up here now or in the next session is immaterial almost, because it is constantly being used as this threat, just like how CAA is being used as a threat. We don't know when, kab aa jayega, abhi aayega, ki vaccination ke baad aayega. The modus operandi is the same, and we must see it in that larger context. तो एक बेसिकली एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, और एक ये माहौल बनाया जा रहा है कि कुछ लोग हैं बाहर जो लड़कियों को इस तरह से फंसा रहे हैं, ल्योर कर रहे हैं। एक कम से कम एक वो नैरेटिव लोगों के दिमाग में तैयार कर दिया जा रहा है। मैं प्रज्ञा के पास आऊंगी। प्रज्ञा, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द इश्क पर जोर नहीं कैंपेन। इसके तहत क्या इंटरवेंशंस हुए हैं, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, ओवरऑल कैसा रिसेप्शन रहा है इस कैंपेन का? प्रज्ञा, तो भोपाल में हम कुछ साथी हैं जो मिले थे, और काफी सारे हम प्रोटेस्ट में मिलते रहे और चर्चाओं में मिलते रहे, राजनीतिक चर्चाएं भी होती रही। और सबसे दुख की बात तो ये है कि जिस पर मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि हम एक्चुअली जो नई शिक्षा नीति है उसके खिलाफ भी हम लोग मतलब एक प्रोटेस्ट चालू करने की कोशिश कर रहे थे और उस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बीच ही ये नया बिल आया नवंबर में, और फिर हमने अपना जो पूरा रुख है इसकी तरफ मोड़ा। और ये जो पूरा एक नैरेटिव है, लफ्ज़ जिहाद जब आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना, हम सभी को विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह के शब्द को, इस तरह के टर्म को, जिसपे मतलब अभी निशा ने भी कहा कि बचपन में हंसी आती थी हमें कि लफ्ज़ जिहाद जैसे शब्दों को सुन के कि ये क्या है, ये क्या फिजूल शब्द है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। और अब उसको पार्लियामेंट में यूज किया जा रहा है, उसको एक पार्लियामेंट्री टर्म बनाया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये सोच के कि ऐसे नैरेटिव्स को यूज करके इसको ये पूरे सांप्रदायिकता को फैलाया जा रहा है, और औरतों को यूज किया जा रहा है, उनकी वल्नरेबिलिटी को यूज किया रहा है। पहले भी इस पे बात हो चुकी है, और इस पर हम लोग जुड़े और हम लोगों ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन तो क्या ही बोलेंगे, एक पहल की कि हम लोग अपने एक नैरेटिव को लेके चले, इश्क पर जोर नहीं। और उसके तहत हम लोगों ने फ्लैश मॉब्स किए अलग अलग जगहों पे, और जब फ्लैश मॉब्स करने चालू किए तो व्हाट्सएप के जरिए ही बातचीत करते थे, लेकिन आई डोंट नो हाउ पुलिस आ गई। हमारे जहाँ पे हम फ्लैश मॉब करने पहुंचे वहां पुलिस आ गई, हमें आरएसएस वालों के कॉल आने लगे, और एक तरह से हमने देखा कि एमपी में भी जो यूपी की तरह ऑर्डिनेंस आ गया, और एमपी का ऑर्डिनेंस भी यूपी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। बस अंतर इतना है कि यूपी में आपकी पुलिस, जो आपके जो डीएम है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचेंगे, एमपी में अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो बाकी सब कुछ सेम ही है और बहुत दबाव है, और हमें अपना कैंपेन हमें इन हाउस करना पड़ा। और इन हाउस जब हमने किया तो हम लोगों ने रीडिंग सर्कल चालू किया, और एक बात जो समझ में आई वह यह कि इसकी सबसे ज्यादा, जैसा कि अभी निशा कह रही थी, कि ये सबसे ज्यादा दबाव और इसके सबसे ज्यादा जो पीड़ित हुए हैं इससे, वो हिंदू औरतें हैं और मुसलमान लड़के हैं, और जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए। क्योंकि अगर मैं किसी आदिवासी कम्युनिटी से हूँ और मुझे लगता है कि मेरे धर्म में, आपके हिंदू धर्म में मुझे वो सम्मान, वो अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा पूरा अधिकार है कि मैं किसी और धर्म से या किसी और कम्युनिटी से आकर्षित हूँ। और चाहे वो दैवीय प्रसाद हो, जैसा कि लिखा गया है, दैवीय प्रसाद और एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी चीजों से आप अल्योर हो, हाँ मैं होंगी, हाँ मैं जाऊंगी और मैं चुनूंगी अपना रास्ता। और ये चुनने के लिए मैं अपने दिमाग का उपयोग कर सकती हूँ, चाहे मैं नाबालिग हूँ, चाहे मैं एक औरत हूँ, या मैं एक पिछड़ी जनजाति से हूँ,
मुझे ये पूरा अधिकार है। और ये जो पूरा एक लूपहोल हमें समझ में आया कि यही है कि औरत का एडुकेटेड होना, उनका अवेयर होना। बस्तियों में जो औरतें हैं, उन्हें नहीं पता है कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या बिल आ रहा है, उन्हें नहीं पता है। उनकी ज़िंदगी इतनी बिज़ी है, वो अपनी ज़िंदगी में इतनी इतनी उलझी हुई हैं कि उनको उनको उनके बेसिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उनको क्या पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए क्या अधिकार है, कि आर्टिकल 21 उनको किस बात की आज़ादी देता है और आर्टिकल 25 उनको किस बात की आज़ादी देता है। तो हमने सोचा कि हम औरतों से बस्तियों में जाएँ और अभी फ़िलहाल यही कर सकते हैं कि औरतों को अवेयर कर सकते हैं, लड़कियों को अवेयर कर सकते हैं, बच्चों को अवेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं। और हमने एक लाइब्रेरी सेटअप करने की कोशिश की है अपने अगल-बगल की बस्तियों में, ताकि लाइब्रेरी में खुद एक दिन वो लोग मतलब इतने अभी तो हम लोग रोज़ाना जा रहे हैं, पर एक दिन आएगा जब वो लोग खुद जाके पढ़ेंगे और शायद ये एक ग्रेजुअल और स्टेडी प्रोसेस हो सकता है। थैंक यू प्रज्ञा। जैसा कि प्रज्ञा ने भी बताया कि जो दलित समुदाय से लोग आते हैं, आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं, वो भी इससे किस तरह से मतलब वो कैसे रिलेट करते हैं इस चीज से। एक हाल ही में हाथरस के इंसिडेंट के बाद गाजियाबाद में एक केस हुआ था जहां पे करीब 200 से ऊपर दलित लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए एज अ प्रोटेस्ट टू हाउ द हाथरस केस वाज हैंडल्ड। उसके बाद तमाम एफआईआर दायर की गई कि ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको लेके बहुत सारी एफआईआर हुई। तो मेरा अरुंधति जी से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हाउ इसको हम कैसे समझें? क्या ये केवल प्यार का और हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा है, या एक डेस्परेशन देखने को मिल रही है कि हिंदू सोशल ऑर्डर जो है उसको बचाए रखने की, चाहे कोई भी हिंदू फोल्ड से बाहर नहीं जाए, तो ये वैसा वो डेस्परेशन है, या इसमें लव का कितना रोल है और इसमें बाकी चीजों का कितना रोल है? अरुंधति जी। या ये मुझे लगता है कि आपको एक समझना पड़ेगा, ये पूरी सरकार खाली उत्तर प्रदेश की ही नहीं, जो हमारी फिलहाल राजनीति चल रही है उसके एक हेडी कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ बंबई में लारा समझ पाएगी, एक मौसम्बी नारंगी मिलता है, वैसा एक हेडी कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि at one time you have something a very completely pro corporate economic path, so called of quote unquote growth, जो आपको एक बहुत हेड़ी लगता है कि आपको एक विकास की भाषा है, आप एक डेवलपमेंट की भाषा बात करते हैं, आप भारत as the one of the most developing country, growing economy, you will keep hearing every day growing economy, जैसे कि हम भूल ही गए कि 6 महीने पहले जो हमारे माइग्रेंट्स वापस कैसे जा रहे थे, वो इकोनॉमी का क्या हुआ। पर I mean we keep talking about this growing, so you have a one side this whole thing about the growth and that, and the second side you have a something called nationalism, और नेशनलिज्म तो हिंदू राष्ट्र में है, क्योंकि इनका जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र को ही लेके कोट अनकोट सीमित होता है, उसमें बाकी लोग भी रहते हैं, वो सीए के नीचे एक कारण होंगे या किसी के कारण लेंगे, इसका एक बेसिकली हिंदू राष्ट्र में कोई कहीं उठ के नहीं जाने वाला है। नोबडी इज गोइंग टू पिक अप पीपल एंड गोइंग टू गो एंड ड्रम देम इन बांग्लादेश, दैट इज नॉट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। व्हाट बेसिकली मैनेज टू डू कि जो बाकी लोग हैं वो आपको डर के रहे, नजर झुका के रहे। आप स्लेव मेंटालिटी अभी हो नहीं सकती ना, वी कांट बाय स्लेव्स एंड गो एंड सेल देम समवेयर, बट यू कैन क्रिएट द स्लेव, यू कैन क्रिएट अ पॉपुलेशन जो आपको हमेशा डरते रहे, वे पूरे हिंदुत्व के आइडियोलॉजी में रहे, वो उसमें पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, मंजूर है, देश में रहते हैं, वहां पे मुस्लिम भी रहते हैं, आदिवासी भी। आदिवासियों का हिंदुआइजेशन की प्रक्रिया आज की बात नहीं है शिवा, आदिवासियों को मेनस्ट्रीम में लाने की बात, ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो दिक्कत रही है, एंड हु डिसाइडेड व्हाट इज मेनस्ट्रीम एंड व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रीम एंड व्हाट इज द थर्ड स्ट्रीम। पर ये बेसिकली पूरा तो कि एक पूरा एक आइडियोलॉजी है जो हिंदू राष्ट्र है, उसमें एक अच्छी महिला है जो यहाँ बैठे हुए या सेमिनार में यहाँ बैठे हुए महिलाओं की तरह से नहीं है, वो एक अच्छी है, वो अपने फैमिली का अपने करके ये करती है, वो टाइम पे देख के गर्भधारण करती है ताकि वो बच्चा भी हिंदू राष्ट्र की शिक्षा करने के लिए तैयार हो जाए। सो दैट इज द होल आइडियोलॉजी। तो उसमें दलित भी कहाँ फिट होता है? दलित वही फिट होता है जब वो हिंदू राष्ट्र की पूरी आइडियोलॉजी बांध के
उसी को धारण करता है. So every person actually, not only women का तो और ज्यादा मामला है, because finally उसका वो जो योनि एंड आपका यूट्रस ये बड़ी भूमिका निभाता है. तो इसके लिए आपके हिंदू राष्ट्र के इसमें आप उसके किस प्रकार का पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे. जो मिलिट्री की पूरी मिलिटराइजेशन की पूरी जो बात है, whether they start from the शाखा उनसे चालू होती है या कहीं भी प्रकार के विजिलेंटे ग्रुप से जो होती है, डंडे की बात आती है, ये पूरा मर्दानगी वाला भी कॉन्सेप्ट है. ऑल्सो द होल हेडी मिक्सचर ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियार्की एंड ग्रोथ एट द अदर साइड, यू नो, सो विच इज वेयर एवरीबॉडी हैज टू गो इन. सो बाकी जो लोग हैं उसको मंजूर करें, वो एक एज अ सेकेंडरी सिटीजन का दौरा, और वो वैसे तो नहीं मानेंगे. वो दलित उठ के वही रोहित मुमिला के उठ के ऊपर रास्ते पे आ गए, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो आप क्या कंट्रोल करोगे? आप इसी प्रकार से लीगलाइज ये करके कहीं ना कहीं तरीके से आप, मुझे पहले तो होता था ना, आसान था, पहले जमीनें थी, लैंडलॉर्ड मारता था, आप रास्ते के कोने पे बाहर रहते थे. पर आज कॉन्स्टिट्यूशन ने बदल दिया, आप इक्वालिटी की बात करने लगे, और इसलिए आप रिजर्वेशन का भी हमला देखेंगे. जब आप इकोनॉमिक बात की करेंगे, आप कहेंगे हम ब्राह्मणों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो आप एक तरफ से कहीं ना कहीं वेदर इट्स अ दलित, इट्स इशू ऑफ द आदिवासी, इट्स ऑफ द मुस्लिम्स, और उसमें क्योंकि जाति व्यवस्था एक बहुत बढ़िया चीज है, तो उसमें उन्होंने ये करवा दिया बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर देम टू प्ले विथ, यू नो. और इसलिए मुस्लिमों में भी जो आप देखेंगे कि मुस्लिमों के इसमें भी जो पसमंदा समाज की कितनी जगह रहती है, तो ये सभी मामलों को उठा के दे एक्चुअली ब्रॉट इट, एंड एक्चुअली देन दे नाउ उसको लीगल जामा पहना ना, विच इज आई थिंक इज अ वेरी क्वेश्चनेबल. एंड ये आपके अपॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी जगह थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से आपको ये पूरे राइट्स आपके एक्चुअलाइज करने का ये जगह देता है, उसको भी हटा के आप उसको लीगल जामा पहना के हाउ यू एक्चुअली बिल्ड अप दिस होल मिलिट्री पैट्रियार्कल हिंदू राष्ट्र, दैट इज द बेसिकली व्हाट द होल एम इज. तो उसमें आदिवासी भी आएगा, महिलाओं को तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज जलवे तो बच्चे तो वही जलवेगी, और उसका कोई रोल तो देखते नहीं है ना, तो उसका वही ये सब करके आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम. उसमें नंबर्स का भी मामला है, और इसलिए डेमोग्राफिकली आप कितने भी आंकड़े देखेंगे किसका पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, पर आप ब्रोथ थियोरी जो सुनते हैं और ये लगातार जाता है. आई थिंक इफ आई विल जस्ट यू नो बिकॉज नाउ वी आर आल्सो क्लोजिंग, आई जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट वन शुड डू, यू नो. ये सब सिचुएशन तो है, मुझे इतना ही लगता है कि ये चर्चाएं हमारे जूम कॉल से उतर के हमको बहुत बस्तियों में और खास करके युवाओं के बीच में लेके जाने की जरूरत है, स्पेशली विद द यूथ, यू नो, यूथ हु आर एक्चुअली इन द बस्तीज, इन स्कूल एंड कॉलेजेस. I mean, what you know, the whole thing about कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, आपका ये जो पूरी प्रज्ञा ने कहा सही बात है कि हमको ये कहा जाता है कि मुस्लिम लड़का कैसे होगा, वो उसके पास गॉगल होगा, पर एक्चुअली उनके इसमें वो गंदा है, वो नहाता ही नहीं है. तो ये सभी जो पूरी बातें हैं, इसको एक दूसरे के, जब तक हम जो मुझे लगता है एक समय पे राष्ट्र सेवा दल ने महाराष्ट्र में कोशिश की थी, I remember, I mean, इसके वे जोर पे नहीं, they used to really get couples married, people like, you know, JP and राष्ट्र सेवा, they played that role, जहाँ पे इंटर रिलीजियस या इंटर कास्ट मैरिजेस होते थे, they used to be celebrated. और तो हमको एक प्रकार से एक प्रोटेक्टिव, जिस प्रकार के जो कपल्स ये स्टैंड ले रहे हैं, जो किसी भी खास करके इलाकों में जाके और खास करके युवाओं के बीच में ये भ्रांतियां एक दूसरे के ऊपर तोड़ने की, यू नो, कि क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, हिंदू ये है, या दलित ऐसा है, that need to be broken. So that way we'll have to talk to the people, especially catch them young. जितना हम स्कूल कॉलेज में, जितना हम मिक्स, क्योंकि इन्होंने तो कोशिश करते हैं, मुझे आपको विश्वास नहीं होगा, पर हम जब आईसीसी बनाने जा रहे थे तो हमको कुछ कॉलेज को ने कहा कि हमारे यहाँ तो जरूरत क्या है, हम तो इंश्योर कहती है मैडम कि हम पहले लड़कियों को छोड़ते हैं, उसके बाद 1 घंटे के बाद लड़कों को छोड़ते हैं, तो वी इंश्योर कि कोई एक दूसरे को ना मिले. सो इफ वी बिल्ड अप द सोसाइटी विच एक्चुअली डू नॉट इंटरैक्ट, सो देन द भ्रांतियां और ये तो ज्यादा वॉल्स हम क्रिएट करेंगे. We need to work toward breaking those walls, you know, so the people and community actually really interacting, and that's how then they can build a relationship, because positive relationship ये भ्रांतियां, ये wall तोड़ने से ही होगी. And I think that need to be done, work with the bastis, work with the young people, because हमारे लिए कितना भी कहे, Lara is right, you know, knowing her since childhood, I mean knowing her parents for ages, I know it was hard,
but still there was a circle of protection, there was a circle of support. We all need to now build up that support circle, for each other, for the young people, especially for these marginalized communities, where we need to break those walls, and we need to build that, we as an activist build to that support circle, जहां पे मैरिजेस करवा सकते हैं बिल्कुल करवा लेने चाहिए, उनको रखना पड़ेगा, उनको इकोनॉमिक हेल्प देनी पड़ेगी, एज एडल्ट उनका है. आई आल्सो थिंक दिस होल स्पेशल मैरिज एक्ट का अभी इन्होंने चैलेंज भी किया है एज पर एज आई नो सुप्रीम कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है 30 डेज का ये नहीं है. दैट नीड टू बी, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी 30 डेज किसके लिए भाई? दो एडल्ट एक दूसरे को शादी कर रहे हैं, वो जाके हिंदू विधान से करते हैं तो उनको परमिशन नहीं चाहिए, और स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे करते हैं तो उनको परमिशन चाहिए. व्हाई? दैट नीड टू बी, हाई कोर्ट ने एक स्टेप लिया है, दैट नीड टू बी, ये बिल्कुल ये है. और ब्रिटिशों ने एक हिसाब से किया था, पर आर वी गोइंग टू कैरी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इन दिस एज? तो दैट इवन लीगल भी एक ग्राउंड जहां ये लोग ला रहे हैं, हमको ये ग्राउंड लीगली और ओपन करने चाहिए. So the marriage under the constitution become much more legal, क्योंकि ये तो लाएंगे, ये पहला लॉ है. There are going to be much more many dangerous things which are going to enter in, because पूरे इलीगलिटी को लीगलिटी कैसे बनना है ये शायद पहली की सरकारें कम कर पाई, ये सरकार ने तो उसकी PhD हासिल की हुई है. So they really know how to actually legalize illegal thing. So I think we need to now work out also under the law and advocacy, apart from working them young, building the structure, breaking the wall, to challenge and open up the spaces which actually have a sort of a more conducive environment for the people, so really people really feel love azad. I think it's our responsibility also as a feminist, as an activist, to work towards it as much as possible. Absolutely. Nisha, I want to ask one question from you. An argument which is very often given by the right wing is that state intervention, and also in popular narrative, is that state intervention is required in power-led and abusive relationships, and in general to basically protect the rights of women. Karnataka MP Tejasvi Surya has even said that this is the question of the rights of women. This is not a question of Islamophobia. This law is in reference to the rights of women. However, we have seen that this sort of narrative becomes an excuse to basically target the marginalized, target the minorities. So when the state decides what is allurement and if a woman is allured or not, what happens to the agency of a woman, especially when that woman is marginalized with identities of caste, class, disability, and other factors along? A comment from you, Nisha. तेजस्वी सूर्या के बारे में कम बात करें तो अच्छा होगा. I mean, yeah, I worry कि बैंगलोर का क्या हाल होगा in a while. It's really, मेरे दिमाग में ये बहुत simple है. In domestic abuse and protection of women for real cases of abuse and abandonment एक अलग मुद्दा है, उसके लिए अलग laws है. और अगर समाज को लगता है कि ये strong नहीं है तो उनको strong किया जाना चाहिए. Of course, that is understood. But ये domestic abuse और ये मुद्दे को लेके जो sanctioned hatred, जो legally sanctioned hatred फैलाया जाता है, that is what we are against now. As women, as feminists, it's not that we are saying कि don't protect women against legitimate cases like that, right? But to use that and say that every such interfaith marriage or intercaste marriage is a case of abuse and abandonment is the problem. They are confusing two different issues very purposefully. ये उनका मुद्दा है कि ये हम लोगों तक ये confusion फैलाए कि ये जो abuse है और marriage है ये दोनों same है. No, it's the same thing as a triple talaq. जो triple talaq की बात है, for example, of course, if there is abandonment, if there is abuse, it is wrong, and no woman will say that we don't want to protect our sisters from such situations. But the fact that Muslim men are criminalized, right? So abandonment by any other
man is not criminalized. But agar Muslim hai, to if it's a Muslim man, then he's criminalized, right? So people must understand that there are two different issues, and we have to deal with it legally different ways. We have lawyers who will be, people like Lara, who are able to explain very clearly what the difference is. That is what, we need more of. And, rahi baat ye women protection ki, we've already said this so many times. Like, मैं जब, छोटी थी, स्कूल में थी, तब से ये सुनती आ रही हूँ. Like, enough, like, let's move on. Women don't need protection. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि आजादी चाहिए कि हमारी तरीके से हमारी, life जीने का. And that is the only thing that we need. I believe so much in stories. I'm an artist and I believe so much in stories. Every time there is someone who talks about the choices that they've made, a woman that talks about the choices that they've made, who've talked about how hard it is and how they've managed to make that choice, that is a victory. That is a victory, because it shows the women who come after us, that it's possible. So, projects like the Anti-Caste Love project, the India Love project, jo social media mein hai, those things, we need more of that. We need more such projects where people can share these everyday stories, these little choices that they've taken, and show other women as well that it is possible. Not for everybody in the same manner, because not everybody has the same privileges, but it is possible. So this protection and all, like, let it go. We're not stupid. We're not stupid. Women are not falling for that. Like, move on. Enough of that, really. No patience for it. Yeah, very well said, Nisha. I'll turn to Lara, and Lara, over the time, we see that in some instances, courts have ensured protection of the rights of couples against harassment in this ordinance. And in other cases, we have also seen courts quashing petitions seeking stay on these laws. So I would like a very brief comment from you on how the situation looks legally ahead. What is the future? What is the legal future of this ordinance? Do we see it becoming a statute, or what is the road ahead, basically? See, the ordinance is already in operation. And, if you ask me what is the legal future of it, I think, what's already happening, like after the ordinance, we've seen 2 more states come up with, similar ordinances. And now we also have this talk going on about Karnataka. The question is not going to be, just limited to the ordinance in one state or the other. It's going to be about criminalizing interfaith marriages across the country in all of the BJP ruled states. So this is exactly what the objective is. Now, as far as the courts are concerned, the Allahabad High Court, and the kind of judgments it has been passing, and I'm making a special mention of the progressive judgments that it has been passing. It is really hopeful, because there have been petitions which were filed in the Supreme Court. And of course the Supreme Court, and because there were 2 petitions filed in the Supreme Court, other civil society organizations and went and filed petitions so that the matter, so that their perspective could also be put forward. But meanwhile, the Supreme Court said that, you can go back to the state high courts as far as, challenging each of the ordinances is concerned. I think there is more merit in trying to, argue these cases before the high courts, considering the situation right now. What I really feel, I feel that the remedies are not really going to lie as much in court. For the individual cases, yes, in some cases it's going to be about the courts. You see, for a long time, the courts have protected, marriages of choice, where families have, tried to separate couples, or they have put in false cases of kidnapping or rape, or, tried to break marriages. There have been attempted honor killings, families have had, couples have had to, flee. You also have the case of Hadia. You have similar such cases where you have seen the courts intervene. And in Hadia's case, there was conversion. Some of the other cases is just about a marriage of choice. Many of them are intercaste marriages. You see that the courts have come forward and they have protected
the right to choice of the couples in most of those cases. The thing is that now there is an additional law under which you can prosecute. And the wordings of the law is such that you don't even basically need to prove that there is an offense. The offense is assumed just because you get married. So in a circumstance like this, for the individual cases, the courts will have a role to play. But I agree with what Arundhati is saying. I agree with what Nisha is saying, that a lot of it is going to depend on how we talk about positive stories of love. In today's Valentine's Day, I am a daughter of a Hindu Muslim couple. My father is a Muslim, and I've grown up with love, freedoms. I've with an appreciation for diversity, and with all kinds of friends and family, and a very mixed, bizarre background, which has been extremely comfortable. I did not have to struggle with trying to fight my parents, because they had already exercised their choice and found a beautiful life, and they appreciated the freedoms. So many of these stories that are coming up on India Love Project, on so many of these, they talk about what value interfaith marriage has brought to their lives, how it has made love the center of their lives in such beautiful ways, and how it has broken the shackles of the traditional family structures were actually putting on them. So many women many women actually marry out of faith, because they fall in love, because they want to break out of the traditional family systems. They want a partner of their choice. They find someone who is as progressive as them. They find someone in the work place that they are at, or in college, and they know that if they succumb to the traditional system, then they will be be shackled. Their freedoms will be taken away. So this is a very clear, very deliberate decision that women are making when they are choosing partners in different faiths, and choosing partners, and that's something that we should appreciate. Like Arundhati said, it was celebrated at one point of time. So I just want to say one thing, though. I think personally that it's going to be it's going to be women who can actually fight this legislation. And I think it is women asserting for their right to choice that's going to turn things, because Muslim men are being attacked left, right, and center. The community is being attacked left, right, and center. Every day I hear some obnoxious communal comment. There are people who look at my father and say, "Oh, your father's a Muslim. Oh my God, it's so lovely to meet him. He's such a different. He's a Muslim. He's not really Muslim." I've had people come and make communal remarks, and not realize that I come from an interfaith background, and that I'm half Muslim, at least by birth. And suddenly they realize that I'm Muslim. Say, "Oh, not your type of Muslim." So those kind of discriminatory comments are every day. And you always hear that communal mindset play out. So what can actively break that? I think it's going to be these narratives of love. I think it's going to be the women taking a stand and saying, we will love people of, whoever I want. If it's a Muslim, it's a Muslim. If it's a person from a different caste, or a different other religion, or from the same sex, or from the same gender, whatever be it, I will love the person I want. I think that is going to really count. And I know of people who are really upset with the coming of the anti-conversion laws, who were not really affected before. So I see hope, because people really want to protect their fundamental right to love, whether it is recognized or not. They believe they have it, and especially the youth of today. So I feel hopeful. Yeah, very well said, Lara. One last question to Pragya before we take some passing comments from all of you. Pragya, you have been working, as Lara said, that the need is that the youth, the women are the hope who can stand against this sort of an obnoxious law. Since you're working in that domain, I would like to know from you,
like what are in the face of a Hindutva state controlling who to choose, who to marry, how to behave in a relationship. What are the visions, the strategies to deal with this situation that the youth are employing, or that campaigns like yours are employing to tackle the situation basically? Yeah. सबसे पहले तो like I would like to talk about that question because that actually draws my attention कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इंटरवेंशन जो इसका है. तो अबाउट दैट आई जस्ट वांट टू ऐड दिस वन थिंग कि we already have this we already have this law like 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया और 1968 में फिर उसके बाद हमें मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन आया. एंड जैसा कि अभी लाड़ा भी बता रही थी कि हादिया के केस में शी एक्चुअली वांटेड टू चेंज हर रिलीजन और एक बहुत ही पॉजिटिव वो देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम तो कुछ इंटरवेन नहीं करेंगे. अगर हादिया को लगता है, अगर किसी भी वयस्क इंसान को लगता है कि उसे शादी करनी है और उसे अपना धर्म परिवर्तन करना है तो वो कर सकता है और अगर उसे कोई शिकायत है तो वो आ सकते हैं हमारे पास. तो चाहे वो किसी अनुसूचित जनजाति से हो या वो एक महिला हो, वो इतने वल्नरेबल नहीं है और आपके देश में नहीं होने चाहिए. अगर आप एक अच्छा सिस्टम चला रहे हैं तो आप फेल कर रहे हैं एज अ सिस्टम अगर आपके सिस्टम में महिलाएं और अनुसूचित जनजाति के लोग इतने वल्नरेबल हैं कि लॉ के होने के बावजूद, एक धारा होने के बावजूद उनको आपको फिर से संशोधन करने की जरूरत पड़ रही है और आप ये बार बार कर रहे हैं बार बार उस मुद्दे को लाने के लिए. तो बात ये तो मैं यहाँ पे इस बात को खत्म करना चाहूंगी. और दूसरी बात आती है कि सल्यूशन क्या है. मैं हमेशा से ये कहती हूँ और मैं अभी भी इस पैनल में ये कहना चाहूंगी कि औरतों के लिए, और मैंने हमेशा अपनी माँ को और मैं जिन भी औरतों से मिली हूँ उनसे मैंने ये बातचीत की है कि औरतों को कम से कम सांप्रदायिकता से बाहर निकलना चाहिए. क्योंकि औरतें अगर कास्ट, क्रीड, किसी भी कास्ट में, किसी भी क्रीड में, किसी भी क्लास में ना औरतें हमेशा दबाई जाती हैं. आप उनको हमेशा अप्रेस किया जाता है. आप 5 औरतों के ग्रुप में बैठिए, मैं एक मुसलमान औरत से भी मिलूं, मैं एक दलित औरत से भी मिलूं, कितनी भी अमीर कितनी भी गरीब, समस्याएं एक जैसी होती हैं. जब पैट्रियार्की हमला करती है तो किसी भी औरत का क्लास, कास्ट और क्रीड नहीं देखती है. तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारी जो आसपास की औरतें हैं, हम एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे औरत अपने अधिकारों को जाने और वे कास्टिज्म से निकले और अपने और प्यार और इश्क तो क्या है यार, प्यार और इश्क तो ये तो एक बड़ा ही अनकॉन्शियस डिसीजन होता है कि हम किसी से प्यार कर बैठते हैं. तो और जो कॉन्शियस डिसीजन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिसीजन, जो मैं चाहूंगी कि स्पेशल मैरिज एक्ट को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा सकता है. और भी जो चीजें हैं जैसे कि जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं इसके लिए, जो एक्चुअली में हेल्प करती हैं कि आपको मतलब अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपको उस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहती हैं आपके अधिकारों को, तो उनको और स्ट्रेंथन करना, खास करके स्पेशल मैरिज एक्ट को थोड़ा और स्ट्रेंथन करना कॉन्स्टिट्यूशनली. तो ये मुझे एक सोल्यूशन के तौर पे मैं देखती हूँ, एक फेमिनिस्टिक व्यू में देखती हूँ कि और बस्तियों में जाके औरतों के साथ आप डिस्कस करते हैं, जब उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि जब हम लोग एक ग्रुप में बैठते हैं कुछ महिलाओं के साथ तो अपने अपने एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ ऐसा वैसा बड़ी बड़ी बातें करते हैं. लेकिन जब आप बस्तियों में जाएंगे तो वहां पे आपको अलग अलग धारणाएं मिलेंगी और आपको एकदम से लगेगा कि अच्छा ये धारणा तो इस पे क्या किया जाए, क्योंकि उनकी बिल्कुल अलग सोच है और एक बिल्कुल अलग ब्लॉक है वो. तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की औरतें और किस कम्युनिटी की औरतों को कॉलोनाइज किया गया है और किस कम्युनिटी को हमेशा से कॉलोनाइज किया जा रहा है. और एक आखिरी बात मैं हमेशा बोलना चाहूंगी कि, और जो मैं प्रैक्टिस करना चाहूंगी और मैं बोलती हूँ कि ऑलवेज पास ऑन द माइक. मतलब आज मैं हूँ और मैं ये माइक किसी और को पास करती हूँ. मैं ये
बोलने का अधिकार एक बस्ती की औरत को देती हूँ, और इसलिए मैं उससे बात करती हूँ ताकि कल को वो अपने अधिकारों को लेके बात कर सके. आई कांट बी देयर वॉइस. So this is all I want to say. Thank you, So Pragya. beautiful, Pragya. So beautiful. So well said, really. Thank you for saying this. या तो हम एक जातिवादी, एक ब्राह्मणवादी समाज में, पूंजीवादी समाज में रहते हैं, और हमारे सामने बहुत सारे सवाल हैं. हमें हमारे लिए एक डिजायरेबल पार्टनर कौन है, ये भी एक बहुत ही जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित, पूंजीवाद से संबंधित मुद्दा है. हम किसको अपना डिजायरेबल पार्टनर समझते हैं, ये भी प्रश्न है जो हमें उठाने चाहिए. मगर हम उन प्रश्नों तक पहुंचे उससे पहले ही हमें स्टेट से बहुत ही बेसिक लेवल पे लड़ना पड़ रहा है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि कम से कम इस लेवल पे तो आप लॉ के थ्रू तो कंट्रोल ना करें. तो एक लास्ट कमेंट आई वुड लाइक टू आस्क, if you could comment on how in this atmosphere what is a constructive agenda for feminist, youth and peace movements alike. Pragya and Arundhati ji have like hinted at what lies ahead. Shiva, if I may. Okay. Sorry. I thought my internet just went. Huh. Am I audible? Sorry, did you ask that question to somebody in specific? No. Please go ahead, Nisha. Okay, so I thought I got disconnected. Yeah. No, I heard you. What Pragya said, I mean, 100% behind that. It's really about, as women, we have so much in common in terms of how, society, religion, toxic masculinity, all of that, suppresses women in many ways. But the specific nature of that suppression is what is very different, right? Whether it is me or whether it is someone else, whether it is someone who comes from a background of much lesser privilege, it's the specifics that is different. And I think as people who have some kind of a platform and who are able to also provide platforms for others, if we show that this is not only about individual liberty, it is not only about choice of partner, it is not only about women's rights. All of these things are linked, right? So if we are talking about love jihad, the bogey of love jihad, we have to also talk about, for example, the toxic masculinity that is so present in our society, because of which women want out of it, right? Which is what they don't want in their lives, which is what they're fighting against. And so, why is it that women don't wake up every day thinking that I'm going to attack society today? Like, there's enough to handle. Living life is hard enough. Living by our choice is hard enough. There's so many other things to battle. Marriage is hard enough. So it's not that we're waking up every day thinking, what are the ways in which we can, target society or target culture. But if we are able to frame this as, that all of these aspects are linked, and that we cannot talk about one alone, we must talk about all of this and address all of these matters. What we call culture, right? All of this is our culture, the good and the bad. Toxic masculinity is in our culture. Patriarchy, our culture is patriarchal. So, if we can talk about how and really have more projects like some of the ones that we've already mentioned, take it to colleges, take it to youth, which talk about why we can't be bound by culture. Culture is constantly changing, right? What was 50 years ago, what was 20 years ago is not so now. Culture is constantly changing. So in the name of culture, in the name of protection of women, everything that is done, is what we need to fight against, right? So, and if that can be formulated as just love and respect, I think we need to talk that consistent language of love and respect.
yeah, in no matter what it is that we're doing. I might be working with community youth, Pragya might be working in other ways, and so on and so forth. But if we consistently link this and link it to each other and say that, the point is not one law or one aspect, but all of this together, and consistently talk that language of love and respect. Yeah. Yes. Thank you. Thank you so much, Nisha. Arundhati ji, would you like to add something to it? Some final comments? No, I think I've said enough about it. I really think that, that we need to take it to the much youth working at, many people are already working with the youth. But actually, we should also salute all these women. It's really amazing. UP may not only the people who came after the anti-conversion, the women, but also if nobody mentioned it, but there was a SIT which was formed in Kanpur. They investigated 14 cases of love jihad before the law came, and in all the cases they finally the court, they had to come and say that there is no truth in it. इसमें से कोई भी conversion वाला मामला नहीं था. मुझे लगता है we really should salute, and how do we celebrate, and these women who actually in that way, quote unquote, do not come from the feminist thing or progressive background, or nor from the very highly educated, protected by the economy and protected by the circle. I mean, we should really, actually, I don't know how to support and how to salute and make them as an example. Women, like young women like Muskan, who went through everything, from the miscarriage to the shelter home to jail, but stood her ground and say, no, I did it with my own wish, and that's my wish. मेरा हक है, मेरा निर्णय है, मैं जाऊंगी, मैं रहूंगी. So I think ये बात हम जितनी लेके जाए ना, एब्सोल्युटली निशा इज राइट कि नॉट एक लॉ की बात नहीं है. हम रुकते रुकते यूनिफॉर्म कोड की आने वाली है, हजारों चीजें आने वाली है जो औरतों के कैसे क्या करना है, कब क्या खाना है से लेके सब कुछ कंट्रोल करेंगे. 2 चाइल्ड नॉर्म वगैरह तो ये पुरानी डिबेट्स है, बट दीज आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर स्ट्रिक्टर एंड मच गोइंग टू बी मच मोर हैव अ कास्ट एंड कम्युनल एंगल. तो वो उसको कैसे जोड़ के हम और ज्यादा काम करें लोगों के बीच में, ये मुझे लगता है, क्योंकि हमारा अपना एक सर्कल हमें थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है. पर हमको ये बहुत जरूरी है कि जहां से मुस्कान आती है, जहां से पहली जहां से टेस्टिमनी आपने जो दिखाई थी, जहां से वो लड़की आती है, वो अभी भी खड़ी है और बात कर रही है कि मैं अपना, मुझे टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, आई थिंक इट्स रिक्वायर्स अ ट्रेमेंडस करेज. आई थिंक वी शुड सैल्यूट, एंड उनके कैसे हम रिश्तों को उजागर करें और बाकी लोगों को लेके जाए, ये हमको और ज्यादा सपोर्टिव इसकी भूमिका देते हुए देखना पड़ेगा. थैंक यू अरुंधति, बहुत अच्छी बातें कही आपने. Lara, can we have a final comment from you, a brief final comment? No, I agree with what most of us have been discussing. I just want to say one thing. I think many times when we talk about talking to people or having conversations, we're not really talking about who that audience is going to be. And I think there has been a trend to keep talking within the same spaces, and to talk to the converted, people who are amongst us, people who are like us. But we don't try as much to try and convince people within our families, within our friends circle. We don't try to really talk to people who maybe have an opposing political view. And every time when we used to earlier also have meetings, I remember we used to always say, oh, we need to talk to the fence sitters. We need to talk to, we need to come together and work together. And there were all these different things that we spoke about. But I feel that, difference comes when you actually, break that ice and you have that conversation. And I have had many such conversations, and they have turned out to be amazing, because I'm seen as an opponent. I represent things that they're taught not to agree with, or they're taught not to respect, because it's against culture, or it's against religion, or or because I'm anti-national, or because I'm an activist, or because of 100,000 labels that I carry. But I've had very good conversations with people, and I have made great friends along the way. And there have been people who have managed to, understand my opinion, even, and I have managed to, understand their perspective. I think that is very, very important. And I'll say this because I'll say this as someone who
comes from a background like Arundhati said, and she's known my parents for a very long time. But one thing I want to say here, it was not always hunky-dory. We've had a lot of difficulties because of the interfaith marriage. And that's something that we don't really talk about because, apart from those difficulties that are societal, our family life has been harmonious. But we have faced repercussions of different communal events that have taken place, riots, not getting houses, not being able to venture into spaces. There are a lot of difficulties, and you can't know that unless you are from the minority community in a communal country. So you can never experience that. So that is why I feel that friends who are not from the minority community, friends who don't have that disadvantage, I think it's not so important to talk to the Muslims and the Dalits. It's important to talk to the Hindus. It's important to talk to the families and friends and get them to change. We are friends, so that's how that friendship will really work out. More will join us. So I feel that I've not seen it happen much. I take the initiative. I take the initiative because it's in my interest. It's because something that I have to do for myself, and it's also something that I have to do because I believe in it. But then why don't all of we? So this is one of the things that I wanted to say, because every time it's all about, we will give space to the marginalized, we'll get Dalits to talk, we'll get Muslims to talk. But the point is, why not, actually invest that in talking to the Hindu, upper caste, or the Hindu OBC, which is communalized. Why not talk to the sections and the communities that are actually, either buying this communal propaganda, or they are, they're completely, convinced by it through the history of the, the communal history. I think that is just one thing that I want to say. And second, just one last thing, and I feel that we definitely need to talk about love. We need to talk about respect. We need to talk about stuff that Nisha said, and I think art is a great way to do it. I think we need to change our language. I think we don't communicate well with people because of the language that we use, which is very alienating. It is very, it actually is very difficult to understand, and not difficult to understand because people cannot understand. Difficult to understand because of the way we say it. Because every time we say it with a tenor of superiority, and nobody's going to listen to us. Nobody's going to listen to us with that tenor. So if we really want to have conversations about love and respect, it should be like how this India Love Project is having those conversations, or they're so, it's anyone can relate to it, because the flavor is love. The flavor is so inclusive. And I think many times in being progressive, we forget to be inclusive because of our language, or because of, the way. So, as someone who is interested in this, interested in changing society, I think this is just what I want to share. I think we need to, the audience and the language is going to make a lot of difference. And I think people are really, I think there's a lot of hope. I think people are upset. I see the youth also talk about it. There are people who are having to leave the state and go to another state to get married. And I think as women, we should be really, really angry. The Uttaranchal Freedom of Religion Act, in its object, says that act is to protect women, because women get, women are vulnerable, and women get, get convinced to change their religion in marriage, or they are, defrauded into getting into a marriage where the sole purpose is to convert them. So all these things are actually written. It's written in the context of, this is to protect a woman. That is the statement of objects of the law. We should be very angry. So I think I think it's the women who are going to take this forward, and I'm just glad that we have a moment like this, and we can really have these conversations, because we need to have a lot more of these conversations. Very well put, Lara. We are angry as women, as people with different identities, as someone, as I think Lara only had said earlier, who should, like,
Should I be more angry as a woman? Should I be more angry as a Muslim? Nisha had said this, for that matter, sorry. And which is absolutely correct, which is absolutely totally in agreement with that. Pragya, one last comment we'll take from you before parting. Actually, I was about to say something. It really made me very happy, you know. मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ औरतों से बात करके, और गुस्सैल औरतों से बात करके तो और भी ज्यादा खुश हो जाती हूँ. बात ये है कि जब मैंने हार्दिया का केस भी जब मैंने देखा था, तो she was smiling. Just look at that video, you know. Whenever she is coming out of that court now, she is smiling. And there is media and there are people, you know, around her. And I just love her courage. I mean, I want to grow up and become that person. And एक बात मुझे बहुत ही मतलब सही लगी लाड़ा की, और मैं इसे अग्री करती हूँ. और ये बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब यू नो, आप जब अलग लोगों से मिलते हैं ना, तो उनसे एक अलग तरह की डिबेट होती है और एक अलग तरह की बात होती है. पर खुद के घर में मैंने महसूस किया है कि घरों में काफी डिफरेंसेस हो जाते हैं, यू नो. एक परिवार में एक राइट विंग को फॉलो कर रहा है, एक लेफ्ट विंग को फॉलो कर रहा है. व्हाट्सएप के स्टेटसेस को देख के और बातचीत को सुन के घरों में डिफरेंसेस आने लगते हैं. माँ बेटियों के बीच में डिफरेंसेस आने लगते हैं, बहनों के बीच में डिफरेंसेस आने लगते हैं, और फिर भी दोस्तों के बीच में. आई हैव लॉस्ट फ्रेंड्स who have very aggressively, you know, responded on my you know, stories and posts कि तुम तो ऐसा सोचती हो, तुम तो ये हो. And I've lost friends and I have no regrets. I have zero regrets for losing anyone over this, because the only modality I believe in is speaking for oneself. और अगर आप इन चीजों को नहीं मानते हैं, आप अगर खुश हैं किसी एक कम्युनिटी के अधिकारों के छीने जाने से, ऐसे कानूनों के बनने से, तो आप मेरी जिंदगी में ना ही रहे तो अच्छा है, अगर आप चूज करते हैं जाने का. एंड इफ यू वांट टू डिस्कस, आई एम ओपन टू अ डिस्कशन. सिट एंड टॉक विथ मी. I am open to that, and I do that with my mother, with my sister, and I think we need to start doing this. And ऐसी ही चीजें मतलब आगे ही बढ़ती है. मैं बस एक एग्जांपल देना चाहूंगी. बस्ती में एक लड़का था, मैं उसे अभी अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि लाइब्रेरी में चला रहे हैं हम लोग. He asked me a question. He said कि he belongs to a general category, and he asked me a question कि रिजर्वेशन आपको क्या लगता है? रिजर्वेशन, मैं अभी बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन मुझे नहीं है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो ये मेरे साथ तो बहुत अनफेयर है, मैं कैसे दूं बैंकिंग का एग्जामिनेशन? यू नो, दिस क्वेश्चंस अराइज इनटू देयर माइंड्स, एंड इट्स नॉट जस्ट देम. कभी हम थे और हमारे अराउंड कुछ लोग थे जो ऐसे क्वेश्चंस बोलते हैं कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है. तो और मैंने उससे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा. मैंने पूछा कि तुम मुझे बताना कि तुम्हारे आसपास ऑफिसेस में बड़े बड़े पदों पे अगर 70% भी, यहाँ पे हमारे देश में कहा जाता है कि 70% जो पॉपुलेशन है वो अनुसूचित जनजातियों का है और रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो वेयर आर दे? अच्छे पोस्ट पे, बड़े पोस्ट पे अभी भी शुक्ला जी क्यों बैठे हुए हैं? तो बात, मैंने उससे सिर्फ इतना सवाल पूछा बड़े ही स्मूथ वे में कि तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी कि किसी अच्छे पोस्ट पे तुम्हें अगर लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें एक धर्म के अनुसार देखने से नहीं बोलूंगी कि तुम जा के लोगों के लास्ट नेम को देखो, पर चूंकि तुमने ये बात बोली है तो तुम्हारे लिए समझना जरूरी है कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, और आज के दौर में भी ये क्यों है और ये क्यों लाया गया था. तो मुझे लगता है कि इसके बारे में खुल के बात करना और एक बहुत ही स्मूथ वे में और देख के समझ के कि हम किन से बात कर रहे हैं और वो कितने इंटरनलाइज्ड हैं, उनके पास कितने रिसोर्सेस रहे हैं, इस तरीके से हम एक बात कर सकते हैं. Absolutely. Thank you so much, Pragya. My heartfelt thanks to all the speakers and all the people who joined us today. We have said this so many times that we are living in difficult times. These are difficult times that we are living in. This is something that we have, इसको हम रगड़ दिया है हमने बोल के. मगर जो इस तरह की stories हैं of people constantly resisting these times, constantly standing up for themselves, standing up for others.
they also give some hope to us, and that hope is what we cling on to. So once again, huge thanks to all the speakers. आपने अपना समय दिया हमें, और एक पोएम मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ, जिसमें ऐसा था कि हमारे समाज में नफरत के लिए जगह है, जंग के लिए जगह है, गरीबी के लिए, भूख के लिए, सब चीजों के लिए जगह है, मगर दो प्रेमियों के लिए जगह नहीं है। तो ये जगह क्लेम करने के लिए जो लड़ाई है वो जारी रहे, इस थॉट के साथ सभी को फिर से इनकलाब जिंदाबाद। और हम ये सीरीज जारी रहेगी, अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलेंगे और किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया था। थैंक्स सो मच यार लारा, प्रज्ञा।